आतिश और मिर्ज़ान के घर के सामने आ जाता है और वहाँ पर ना उसको गार्ड्स रोक लेते हैं, पर वो नहीं रुकता और वो उनको ना धमकी देने लगता है कि मैं तो अंदर जाऊँगा, तुम मुझे रोक कर दिखाओ। तभी ना वहाँ पर आ जाती है दीमत, तो दीमत कहती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ, और फिर ना दीमत नज़ीर के पास जाने के बाद ना फिर गार्ड्स को ऐसे डांटने लग जाती है कि ये सब नीचे करो, पर वो गार्ड्स ना नीचे नहीं करते हैं। तो फिर ना वो बोलता है, नज़ीर ना उसको बोलता है कि वाह दीमत, बहुत अच्छा किया तुमने तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि आज क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ, और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। और वो बोलती है कि भाई प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और ना नज़ीर उस गार्ड्स को फिर से बोलता है कि इन लोगों को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। दीमत उसको रोकने लगती है, वो कहती है कि प्लीज़ इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो, आपको मिर्ज़ान को अब भूल जाना चाहिए, आपकी मिर्ज़ान कभी भी नहीं हो सकती। आप इस चीज़ को प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। तभी ना वहाँ पर जमाल आ जाता है, तो जमाल कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो नज़ीर ना फिर से उसकी तरफ वो गन कर लेता है, पर जमाल बिल्कुल भी उससे नहीं डरता और वहीं पर उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि क्या कह रहे थे तुम, हाँ यहाँ पर क्या कह रहे थे। तो दीमत ना उसको रोकने लगती है कि ये सब मत कीजिए भाई, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और फिर ना वो जल्दी से जमाल के पास जाती है, वो बोलती है कि प्लीज़ जमाल तुम भी मत कुछ करना, वो ऑलरेडी यहाँ से जा रहा है, प्लीज़ उसको छोड़ दो, प्लीज़ उसको कुछ भी मत करना। तो जमाल ना कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है। तो वो उसके पास खड़ी रहती है। फिर ना वो अपने भाई को बोलती है कि ब्रदर प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज़ चले जाइए। और ना फिर वो बोलती है कि जमाल चलो यहाँ से। तो वो जमाल का हाथ पकड़ती है और उसको ना अंदर लेके जाती है। तो जमाल जाते जाते गार्ड्स को बोल जाता है कि हिम्मत भी मत करना इस इंसान को अंदर आने देने की। तो फिर वो गार्ड्स वहीं पर खड़े रहते हैं और ना जो मतलब नज़ीर है ना वो उन सबको धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं कभी भी मिर्ज़ान को किसी और की नहीं होने दूँगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब मैं उनको बताता हूँ कि नज़ीर क्या कर सकता है क्या नहीं, बहुत हो गया। और इतना कहते ना वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिर्ज़ान है ना वो कॉफ़ी रेडी कर रही होती है आतिश के लिए। और वो सब जो काम वाली होती है ना, सिसक और जहरा, तो वो उनके पास खड़ी होती है। तो वो उनसे पूछती है कि दीमत कहाँ पर है, दीमत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। तभी वो बोलते हैं कि पता नहीं दीमत कहाँ पे है, शायद वो बाहर गई होगी। वो बोलती कि मुझे तो कुछ भी बता कर नहीं गई। फिर वो बोलती कि आप वहाँ पर बैठ जाना था आपने मिर्ज़ान, हमने सब कुछ बना देना था। तो मिर्ज़ान बोलते कि नहीं, ये सब ना मैं अपने खुद के हाथों से बनाऊँगी, और जो मसाले इसमें ऐड करने हैं ना, नमक वगैरह, वो भी मैं अपने खुद हाथों से करूँगी। तभी वहाँ पर दीमत आ जाती है। तो मिर्ज़ान उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर गई थी। वो बोलती है कि मैं थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए बाहर चली गई थी, मैं तुम्हें देखकर थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि तुमने कितना कुछ सहा है और अब फाइनली तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, और तुम्हें मैं ऐसे देखकर ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद ना दीमत को वो जल्दी से हक कर लेती है और सब लड़कियाँ मतलब खुश हो जाती हैं। गाइज़ एक बार ये लड़कियों को देखो, मतलब चारों की चारों कितनी सुंदर लग रही है ना, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान अपनी कॉफ़ी रेडी कर लेती है और कॉफ़ी में ना वो स्पाइस वगैरह ऐड करने लगती है। फिर सबसे पहले वो उसमें मिर्च डालती है, फिर उसमें वो विनेगर थोड़ा सा डालती है कि वो कॉफ़ी उसकी खट्टी हो जाए। फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डालती है। तो सब लोग ना उसकी तरफ ऐसे देखकर शॉक होते हैं। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बिटर है, मतलब वो कैसे पिएगा, तुमने इसमें कुछ डाला क्यों नहीं। वो बोलते कि ये हमारी ज़िंदगी की तरह है इसीलिए। फिर बोलते कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, थोड़ा सा मीठा डाल दो, बेचारा पिएगा कैसे। और फिर ना सिसक भी कहती है कि ये ज़्यादा हो गया, मिर्ज़ान बेचारा पिएगा कैसे। तो ज़हरा कहती है कि तो कुछ स्वीट तो डाल दो। वो बोलती है कि नहीं, स्वीटनेस ना हम अपनी ज़िंदगी में डालेंगे। तो दीमत उसको छेड़ने के लिए कहती है कि अच्छा प्यार से ना, तो वो हंसने लगती है। फिर उसके बाद सब लोग कॉफ़ी लेकर बाहर आ जाते हैं और पीछे आ जाती है मिर्ज़ान कॉफ़ी लेकर आतिश के लिए। भाई आतिश की स्माइल ना बिल्कुल भी रुक नहीं रही होती, वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे मिर्ज़ान को देख रहा होता है। और मिर्ज़ान फिर आती है कॉफ़ी लेकर और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर वो बोलता है कि तुमने वो किया ना, इसमें डाल दिया ना फिर से। वो बोलते हैं कि हाँ, तुमने तो कहा था सब कुछ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो फिर वैसे ही करूँगी ना मैं तो। और ना फिर आतिश कॉफ़ी उठा लेता है और ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। और सब लोग वहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं कि कॉफ़ी पिए। जैसे वो एक सिप लेता है ना कॉफ़ी की, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऑलरेडी उसने डाल रखे होते हैं, तो उसका ना ऐसे मुंह बन जाता है और वो
बहुत मुश्किल से पीता है और सब लोग स्माइल करने लग जाते हैं, लाइक मरजान भी। फिर कॉफ़ी पीते ही आतिश फिर से स्माइल करते हुए ना मरजान की तरफ देखता है। फिर वो बोलता है कि इतनी भी बुरी नहीं है, और इतना कहती ना वो सारी कॉफ़ी, व्हाट अ जेंटलमैन गाइस, व्हाट अ जेंटलमैन, वो सारी कॉफ़ी एक मतलब सिप में पी जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। और स्पेशली जो जमाल है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो जाता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नज़ीर है ना वो किसी को बोल रहा होता है कि मेरा काम हो जाना चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए उससे ज़्यादा मैं दूंगा तुम्हें, तो मेरा काम हो जाना चाहिए, और जब भी मैं तुम्हें कमांड दूँ तो तुम उस काम के लिए लग जाना। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, मतलब ना ये पक्का कोई ना कोई कांड कर रहा है गाइस, ये पक्का कुछ ना कुछ करेगा। फिर उसके बाद ना फिर वो अपनी माँ को इशारा करता है जो आतिश है कि आप कहो, पर वो कुछ नहीं कहती। फिर वो फिर अपनी माँ को बोलता है कि मॉम उधर देखिए ना, बट वो फिर से उसे इग्नोर सा कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि असली भी नीचे आ जाती है और वो ना ये सब देख रही होती है उधर से दूर खड़ी हुई। और फिर वो देखती है कि उसकी माँ जब बोलने लगती है कि हमारी सिचुएशन क्लियर है मिसेस नरमीन, तो नरमीन उसके सामने ऐसे बैठी होती है कि हाँ अब मांग बेटी का हाथ, अभी भी आई है ना तुम मेरे ठिकाने। फिर वो बोलती है कि मैं मरजान का हाथ मांग रही हूँ अपने बेटे के लिए, और इतना कहते ना भाई आतिश फिर मरजान की तरफ ऐसे देखने लगता है और मरजान आतिश की तरफ देख के ऐसे स्माइल करने लगते हैं और सब लोग उनके लिए बहुत खुश होते हैं। बस दो जनों के असली और उसकी माँ, ये दोनों खुश नहीं है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि बहुत जल्दी हो रहा है ये सब, पर मैं खुद सोच रही थी ये सब। फिर ना सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो बोलती है कि क्या तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को खुश रख पाएगा, तो आतिश ना फिर मरजान की तरफ देखने लग जाता है। भाई तो उसको बताना कि तो खुश रख पाएगा, तो उसकी तरफ क्या देख रहा है। और ना वो उसकी तरफ देख कर ऐसे स्माइल करता है, उसकी स्माइल ही नहीं रुक रही भाई, मेरे को बहुत क्यूट लग रहा है ये अब। फिर ना नरमीन कहती है कि मेरी बेटी की खुशियाँ सबसे ऊंची हैं, और जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं तो मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं अपनी बेटी तुम्हें देती हूँ। और इतना कह कर ही ना सब लोग खुश हो जाते हैं, मतलब आतिश और सब, बस एक जना नहीं खुश होता जो है असली। फिर उसके बाद ना सब लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगते हैं और क्लैपिंग वगैरह करने लग जाते हैं, और असली को ना वहीं पर खड़ी होकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर मरजान जाती है असली की मॉम के पास और उसको मतलब सलाम वगैरह करती है, और उसके बाद जो आतिश है वो जाता है अपनी माँ के पास और मरजान अपनी माँ को मिलती है। फिर सब लोग ना एक दूसरे से ऐसे मिलने लग जाते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर आतिश भी आ जाता है मरजान की माँ के पास और वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर उसके बाद ना सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, स्पेशली दीमत तो बहुत ज़्यादा खुश होती है मरजान के लिए। जैसे मरजान उसके पास आती है वो कंग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं चलो अब रिंग सेरेमनी कर लेते हैं, तो वो दोनों पास में आकर खड़े हो जाते हैं। जो फिर जमाल की मॉम है ना, असली की मॉम, वो जमाल को बोलती है कि बेटा तुम इन लोगों को रिंग पहनाओ। तो फिर जमाल आता है और उनको रिंग पहनाता है। फिर जैसे वो उसको रिंग पहनाता है ना तो वहाँ पर आ जाती है सिसक। तो जैसे ही वो मतलब रिंग में ना वो रिबन लगा होता है जिसे कट करना होता है, तो वो बोलती है कि नहीं 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 सीजर्स फ्री नहीं है। तो फिर उसके बाद जमाल उसको थोड़े पैसे देता है, पर वो बोलती है कि नहीं नहीं इतने भी कम नहीं। फिर उसके बाद वो और ज़्यादा पैसे रख देता है, भाई लौंडा बहुत अमीर है। फिर उसके बाद ना उनकी वो सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर उसके बाद ना आतिश और मरजान एक दूसरे को देखकर ऐसे खुश हो रहे होते हैं। फिर ना आतिश मरजान के पास आता है और मरजान को ना ऐसे पकड़ सा लेता है और सबके सामने गाइस, सबके सामने मरजान को किस कर लेता है। और सब लोग उनको देख रहे होते हैं, स्पेशली असली, और दूर खड़ा ना उनको नज़ीर भी देख रहा होता है और नज़ीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन दोनों को खुश देखकर। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, मतलब इतने गार्ड्स थे, नज़ीर फिर भी घर पे कैसे आ गया। मतलब इतनी भी सिक्योरिटी टाइट नहीं कर सकते थे क्या? इनको पता था कि नज़ीर कुछ ना कुछ कर सकता है, फिर भी नज़ीर अंदर आ गया। मतलब क्या ही सिक्योरिटी है भाई, क्या ही बचाओगे तुम लोग। फिर ना नज़ीर कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी ये खुशियाँ कितना टाइम रहती है। अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी खुशियाँ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रह पाएगी, और यहीं पर ये बात ख़त्म हो जाता है।
आतिश और मरजान ना फिर जा रहे होते हैं अंकल और आंटी डरमत से मिलने। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ना मरजान आतिश को बता रही होती है कि वो उसको ना ऐसे ये मतलब ऐसे लग रहा है कि वो कोई ड्रीम देख रही है, उसको अभी भी कुछ भी यकीन में नहीं आ रहा है। कभी तो वो डाइवोर्स लेने वाले थे और अब वो दोनों प्लान कर रहे हैं, वो भी खुद की वेडिंग के लिए। और आतिश की भी स्माइल नहीं रुक रही होती। फिर बोलता है कि भगवान की मर्ज़ी से सब कुछ होना होता है और यही भगवान की मर्ज़ी थी। वो बोलती है कि स्टिल मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ कैसे आ गई। ये और मैरिज प्रपोजल सेरेमनी भी तो कितनी स्मूथली चली गई ना। वो बोलता है कि सब कुछ जाना ही था और थैंक यू बोलो गॉड को कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो मिर्ज़ान भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर बोलता है कि अब मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर बैक नहीं जाना चाहिए, यहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, मुझे लगता है कि अब हमें ना अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। फिर बोलती है कि मुझे इसीलिए वहीं पर जाना था जहाँ पर मुझे सबसे पहले तुम्हारे लिए कुछ फ़ील हुआ था। फिर आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। वो बोलती है कि मतलब जब हम वहाँ पर थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे दिल में कोई ना कोई हलचल हो रही है, वो भी तुम्हारे लिए। बट मैं उस टाइम मानना नहीं चाहती थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग की कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, बट मेरे को पूरा फ़र्क पड़ रहा था आतिश। और फिर बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम भी मुझे इसी तरीके से प्यार करती थी जैसे कि मैंने, और तुम्हें भी तो मेरे से फर्स्ट साइट लव हो गया था ना। वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। वो बोलते कि वो बोलते कि मैं तुमसे लाइक मतलब ये है कि मैं तुमसे इम्प्रेस ज़रूर हो गई थी जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था। वो बोलते कि हाँ हाँ मुझे सब पता है, और तुम्हारी आंखें थी ना ये मुझे बता ही रही थी कि तुम तो मेरी आंखों में डूब गई थी। वो बोलते कि क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बोलते कि मैं जस्ट ये बता रही थी तुम्हें कि जब तुम मेरे सामने आए थे मुझे अच्छे लगे थे, बस और कुछ नहीं। वो बोलता है कि फिर तुम्हें मतलब रियलाइजेशन नहीं हुआ था, ये तो ऑब्वियस है, अगर मैं तुम्हें अच्छा लगा था तो तुम्हें मैं पसंद आ गया था। तो मिर्ज़ान उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलता है कि मैं भी तो तुमसे नहीं छुपा रहा ना, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था, तो तुम क्यों छुपा रही हो। वो बोलती है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें ना कल ही जैसे हुई थी, और मैं उस घर को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जहाँ पर मुझे खुद लगा था कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वहाँ पर जाकर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से शांति मिलती है। फिर ना आतिश भी स्माइल करने लगता है। तभी ना उसका ध्यान पीछे जाता है, एक गाड़ी ना उसको फॉलो कर रही होती है। तभी वो देखता है और गाड़ी ना स्लो कर लेता है और गाड़ी वो नीचे चली जाती है। उसको ना किसी चीज़ पर शक होता है बट वो इग्नोर कर देता है उसके बाद। फिर उसके बाद मिर्ज़ान पूछते है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने जस्ट वैसे ही स्लो डाउन कर ली थी। तो मिर्ज़ान भी ना उसकी तरफ ऐसे देखने से लगती है कि कहीं ये कुछ छुपा तो नहीं रहा। फिर वो बोलती है कि चलो ठीक है, फिर वो भी ऐसे ध्यान नहीं देती। फिर उसके बाद ना आतिश उसको पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे। तो वो बोलती कि हाँ, मैं मतलब सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी, कितना कुछ हमारे पास साथ हुआ था। वो बोलता है कि मतलब देखो कहाँ से हमने ज़िंदगी स्टार्ट की थी और कहाँ पर अब हम आ गए हैं। वो बोलती है कि देखो कि हम ऐसे दो लोग थे जो एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना भी पसंद नहीं करते थे, पर अब हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। कितनी ज़िंदगी हमारी चेंज हो गई है। तो फिर आतिश उसकी तरफ देखने लगता है और ना उसको वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं जब वो दोनों पहली बार मिले थे। वही मेरे को यहाँ पर आते ही बहुत मस्त लगता था। फिर वो बोलता है कि ना तुम्हें पता है मैं हमारे साथ इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए भी हैप्पी हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तो वो बोलती है कि अच्छा ये बात है क्या। तो वो बोलता है कि हाँ, तो मतलब मैं तुम्हें ये चीज़ें सफ़र नहीं करवाना चाहता था, बट स्टिल क्या करता, उस टाइम मेरे दिमाग पर कुछ और ही था। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि हाँ हाँ, तुम्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए ना इस चीज़ों के लिए। वो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम हमेशा अंडर एस्टिमेट करती रहती हो मुझे। तो मिर्ज़ान ना ऐसे स्माइल करने लगती है। फिर उसके बाद अपनी सीट बेल्ट खोलती है और जाकर ना आतिश को ऐसे किस कर लेती है। और फिर आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर ना आतिश उसे बोलता है कि देखो तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, और डिस्ट्रैक्ट किया ना तो गाड़ी किसी में जाकर लग जाएगी। वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना। फिर बोलता है कि चलो उसे सीट बेल्ट बांध दो जल्दी से। तो मिर्ज़ान फिर जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लेती है। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है असली पर। फिर ना वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, और वो बहुत ज़्यादा से परेशान हो रही होती है कि कहीं मिर्ज़ान और जो आतिश है उसकी सचमुच वाली फिर से शादी ना हो जाए। भाई उसकी तो ऑलरेडी शादी हुई हुई है, अब तुम क्या रोक लोगे। फिर उसके बाद ना तभी आ जाती है असली की मॉम, और वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है कि आपको क्या लगता है कि मुझे इस चीज़ की फ़िक्र पड़ती है। वो बोलती है कि ये वो क्या बोल रही हो असली, हाँ तुम इस तरीके से मुझसे कैसे बात कर सकते हो। तो असली ना उसकी तरफ ऐसे गुस्से में घूरने लगती है।
फिर वो बोलते कि आप मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती माँ। तो वो बोलती कि ऐसी बात नहीं है बेटा, कुछ ऐसा है ही नहीं इस ज़िंदगी में और इस दुनिया में कि जो मैं तुमसे ज़्यादा चाहूँ, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहती हूँ। बोलती है कि हाँ, तो फिर आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही हैं? हाँ, उस लड़की का हाथ आप आतिश के लिए मांगने क्यों गई थी? क्या आपने माफ़ कर दिया उसको? वो बोलती कि नहीं, मेरे पास बस यही चॉइस थी कि मुझे मरजान को अब मारना ही होगा, बट ये इतनी आसानी से तो नहीं मारने की, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर बोलती कि तुम्हें भी अब ये सब चीज़ें ना देखनी पड़ेंगी, चलो अब ये जूस पी लो और ये दवाई भी खा लो। तो ना असली उसकी तरफ देखती है, क्योंकि असली को ना उस पर शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर बोलती है कि क्या आप मुझे अकेली छोड़ोगी? तो वो बोल चली जाती है वहाँ से। तो जो उसने गोली दी होती है ना उसकी माँ ने, वो अपने मुंह से वो बाहर निकाल लेती है और वो देखती है कि आप कैसे मुझे अपनी नींद की गोलियाँ दोगी मॉम। तो इतना क्या करना, वो गोली वहाँ पर वो फेंक देती है और वो उसको पता चल जाता है कि उसकी मॉम उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, मरजान और जो आतिश है वो डरमस अंकल के घर पे आ जाते हैं और डरमस अंकल ना उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो सब लोग उनको मतलब ऐसे बता रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए आए थे। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें तो आज रात यहीं पर रुकना है और तुम यहीं पर रुकोगी। फिर ना वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर उसके बाद ना डरमस अंकल उनको बताते हैं कि वैसे भी हम यहाँ से जा ही रहे हैं, 2 दिनों में हम मूव हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद ना मरजान इतना सुनते बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही है। फिर मतलब आतिश उसे बोलता है कि डरमस अंकल कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए प्लीज़। वो बोलता है कि नहीं बेटा, हमने ये घर बेच दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए हमें ये घर बेचना पड़ा। और अब जिस घर में हम जा रहे हैं ना वो हमारे लिए अच्छा है, वहाँ पर सिर्फ 2 रूम है और हम वहीं पर रहेंगे और काम भी वहाँ पर कम है। अब हम बूढ़े हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें मतलब ज़्यादा काम नहीं होता। फिर ना मिर्जान बोलती कि ये घर मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस घर में बिता सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मतलब अब मैं क्या करूँगी अगर ये घर बिक गया तो। फिर ना उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है दीमत पर। दीमत ना जमाल को बोल रही होती है कि कल वाली प्रपोजल सेरेमनी तो बहुत अच्छी गई ना। तो जमाल बोलता है कि हाँ, सब कुछ बहुत स्मूथली और ब्यूटीफुली हो गया, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ उन दोनों के लिए। और फिर वो बोलता है कि ये ना मेरे भाई के लिए सबसे हैप्पीस्ट दिन था और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना, जब तक मैं वहाँ पर हूँ ना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो दीमत इतना सुनते ही स्माइल करने लगती है और वहीं पर बुराक आ जाता है और बोलता है कि हाँ तब तक भी नहीं जब तक मैं भी वहाँ पर हूँ। और जमाल उसकी तरफ देखने लगता है। फिर ना जमाल वहाँ पर बैठा होता है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी ना जमाल को किसी की कॉल आती है। तो वो दीमत को बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। तो कॉल होती है जो आतिश की। तो बोलता है कि हेलो जमाल, मेरे को ना तुमसे कुछ बात करनी थी, तो तुम फ्री हो क्या? वो जमाल बोलता है कि हाँ हाँ मैं फ्री हूँ, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ बात तो है, क्योंकि अंकल डरमस ने ना ये घर बेच दिया है और तुम प्लीज़ पता करोगे कि ये घर किसने ख़रीदा है। तो जमाल बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूँगा किसने मतलब बेचा है, किनको बेचा है। तो कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? वो बोलता है कि शायद हम ये घर ख़रीद सकते हैं मरजान के लिए, क्योंकि उसको ये प्लेस ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा घर सुंदर भी लगता है। तो मैं उसको ना सरप्राइज़ करना चाहता हूँ। तो इतनी बात ना नज़ीर पीछे खड़ा उसकी सारी बातें सुन लेता है और बोलता है कि कोई बात नहीं आतिश करान, अगर तुम अपनी वाइफ को ये प्लेस गिफ्ट करना चाहते हो तो मैं पक्का पता करूँगा। फिर उसके बाद ये सब नज़ीर सुन लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। भाई नज़ीर इनके घर में भी घुसा रहता है, ऑफिस में भी घुसा रहता है, मतलब कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ है ही नहीं क्या इनकी कंपनी में। फिर उसके बाद ना जो जमाल है ना वो आकर दीमत के पास बैठ जाता है। फिर दीमत को बताता है कि अंकल धर्मस और उनकी फैमिली ने ना वो घर बेच दिया है और आतिश चाहता है कि मैं ढूंढूं कि वो घर किसको बेचा है, उन्होंने किसको बेचा है, क्योंकि वो सरप्राइज़ देना चाहता है मरजान को। कितना रोमांटिक बंदा है भाई ये, तुम्हें क्या लगता है? वो बोलती है कि हाँ काफ़ी रोमांटिक है। वो बोलता है कि हाँ प्यार मैटर करता है, तुम्हें नहीं लगता कि प्यार में लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें करने लगते हैं? और इतना कहती ना दीमत उसकी तरफ देखने लगता है ना। फिर कबर्ड में से कपड़े निकाल रही होती है खुद के, जो उनका बैग होता है, तो उसमें से अपने कपड़े निकाल रही होती है और तभी वहाँ पर ना आतिश आ जाता है। तो आतिश को देख कर ना मरजान मतलब ऐसे सैड से होती है। तो वो बोलता है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? फिर बोलती है कि मेरे को नहीं पता। तो बोलता है कि अभी और ज़्यादा दुखी
मत हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, जितना भी टाइम यहाँ पर है ना तो हम यहीं पर बिताते हैं ना। तो बोलते कि हाँ मेरे को पता है कि ये घर मेरा नहीं है, पर मेरे को ये बहुत अच्छा घर लगता है और यहाँ पर ना मेरे को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। काश ये मेरा घर होता, मैं कभी भी इसको बेचने नहीं देती। अब मुझे ऐसे लगता है कि कोई और आकर इस घर में रहेगा, पता नहीं वो हमें कभी इस घर में घुसने भी देगा या फिर नहीं देगा। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। फिर बोलती कि चलो मेरी बात छोड़ो, इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसे मत लो। वो बोलता है कि नहीं मेरी तरफ देखो, हम यहाँ पर हमेशा आ सकते हैं, कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पर आएगा उसके लिए भी मतलब अच्छा ही घर होगा। और जितना भी टाइम यहाँ पर रहता है ना, हम उतना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर लेते हैं। तो तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हम वैसे ही करेंगे जैसा मेरी बीवी चाहती है। फिर उसके बाद ना आतिश उसे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। वो बोलते हैं कि तुमने इतनी जल्दी मुझसे पूछ लिया कि अब मुझे पता ही नहीं चल रहा और ना ही चीज़ें मेरी दिमाग में आ रही हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर वो बोलता है कि क्या हम वॉक पर चलें थोड़ी देर के लिए। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। फिर उसके बाद वो बोलता है कि थोड़े ना गर्म कपड़े पहन लो। वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, तुमने कितने पतले कपड़े पहने हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम पहनो। फिर ना वो उसका कोट उतारती निकालती है और बोलती है कि इसको पहन लो। और ये देखकर ना आतिश उसकी तरफ देखकर ना ऐसे स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रही होती है ये चीज़ ना तुम्हें गर्म रखेगी। तभी मरजान उसको वो कपड़े पहना देती है और वो खुद जाने लगती है। तो आतिश ना फिर उसको पकड़ लेता है और वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्या कर रहे हो। और फिर आतिश कहता है कि तुम कहाँ पर भाग रही हो। वो बोलती है कि कुछ नहीं, कहीं नहीं, मैंने कहाँ भागना है, मैं तो यहीं पर थी। तो फिर बोलती है कि नहीं तुम भाग रही हो। बोलती है कि नहीं मैं नहीं भाग रही हूँ। फिर बोलता है कि चलो ये कपड़े तुम पहन लो, अब जैकेट पहनो ऊपर से, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी, बाहर जाओगी तो ठंड लग जाएगी ना। तो आतिश फिर उसको वो गर्म कपड़े पहना देता है। भाई औरतों को क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए, एक केयरिंग पार्टनर जो उनका इतना ज़्यादा ध्यान रखे। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है जो नज़ीर है वो कॉफ़ी शॉप पर बैठा होता है और अपने उस आदमी से बात कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि बताओ मुझे वो लोग कहाँ पर हैं। तो फिर वो आदमी ना नज़ीर को ना सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो वो बोलता है कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर। वो बोलता है कि वो एक गांव वाले हाउस में आए हैं और मेरी नज़र ना उन पर पूरी बनी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि आतिश ने ना मुझे नोटिस कर लिया था और उसने गाड़ी स्लो कर ली थी। फिर मैं जब आगे निकल गया तो उसे शायद ऐसे लगा होगा कि कोई गाड़ी वैसे जा रही है, तो शायद मुझे लगता है कि उसने ध्यान नहीं दिया। तो जो नज़ीर है ना वो बोलता है कि कोई बात नहीं और अपनी निगाहें पूरी उनके ऊपर ही रखना, इधर उधर मत जाना और जो भी वो करते हैं क्या करते हैं एक एक मूव उनका मुझे तुम बताओगे और दूसरे आदमियों को भी बता दो कि तुम कहाँ पर हो। अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो तुम्हें वहाँ पर खड़े रहना है और सब डिटेल्स मुझे बताते रहना है, ठीक है ना। और जिस घर में वो अभी गए हैं ना मुझे लगता है कि ये घर बिक गया है और किसको बेचा है ये भी मुझे पता करके बताओ। और ये चीज़ तुम्हें ना जल्द से जल्द ढूंढ कर लानी होगी कि किसने किसको बेचा है और उस आदमी को ना डबल द प्राइस ऑफ़र करो और मैं तुम्हें भी डबल प्राइस ऑफ़र करूँगा अगर तुमने ये ढूंढ लिया और आतिश के से पहले ये घर तुमने ख़रीद लिया तो। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं सर मैं ढूंढ लूँगा, आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द पता लगा लूँगा कि ये घर किसको बेचा है और आपकी ये प्रॉब्लम मैं जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दूंगा। फिर उसके बाद ना मतलब नज़ीर बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो जाता है कि अब मैं देखता हूँ कि आतिश इस घर को कैसे ख़रीद सकता है। जैसे मैंने इस घर को उसे छीन लिया वैसे ही मिर्ज़ान को भी मैं अपना बना लूँगा। अब मैं बताता हूँ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद ना आतिश और मिर्ज़ान बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आकर ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं बाहर का वेदर। और वहाँ पर ना मतलब आतिश मिर्ज़ान को ऐसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ठीक तो फील कर रही हो ना। तभी वहाँ पर डरमस अंकल आ जाते हैं। तो अंकल डरमस आते हैं और वो उनको बताते हैं कि यहाँ पर ना हमने एक पेड़ लगाया था जो आज बहुत बड़ा हो गया है। आज ये पौधा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ताकि तुम भी यहाँ पर अपना कोई ट्रेस छोड़ जाओ और तुम भी यहाँ पर जब भी आओ तो तुम्हें याद आए कि तुमने ये पौधा लगाया था और ये जल्द से जल्द जब बड़ा हो जाएगा तुम्हारा प्यार भी उतना ही बड़ा होता जाएगा इनके साथ साथ। तो वो दोनों ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश बोलता है कि जाओ मुझे ना वहाँ से एक शॉवल ला कर दो। तो वो जाकर वो उसको खड्डा खोदने के लिए ला कर देती है। तो उसके बाद ना आतिश वहाँ पर खड्डा खोदने लग जाता है। तो ना मिर्ज़ान वहाँ पर नाटक करती रहती है ऐसे उसको तंग करने के लिए
कि ये तुमने कैसे पकड़ा हुआ है, तुम्हें पकड़ना नहीं आता क्या? मुझे लगता है कि ऐसे तो तुम काम कर ही नहीं पाओगे, ऐसे तो तुम 4 घंटे लगा दोगे काम करते करते, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे। वैसे भी पेट देखो तो सही, कितना टाइम लगा दिया, वहीं पर खड़ा खड़ा बड़ा हो गया। तो आतिश कहता है कि अच्छा, तो इसे मैं गलत पकड़ रहा हूँ? तो बोलती कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें पकड़ना ही नहीं आता, तुम्हें काम करना ही नहीं आता। तो आतिश बोलता है कि अच्छा तो चलो ये पकड़ो और ना अब तुम मुझे सिखाओ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है? क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं और तुम्हें तो ज़्यादा चलाना आता है ना, तो तुम मुझे सिखाओ। तो मरजान कहती है हाँ हाँ मैं सिखा देती हूँ, इसमें क्या है। तो फिर बोलता है कि चलो तुम खोदो अब, और मैं तुम्हें ना देख रहा हूँ और मैं सीख लूँगा फिर जब तुम खोदोगी। वो बोलती कि चलो ठीक है। फिर ना वो उससे उठाया ही नहीं जा रहा होता। वो बोलती कि अब मेरे को ध्यान से देखो, पर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है पर उससे ना कुछ भी नहीं होता, मतलब मिट्टी इधर से उधर भी नहीं होती। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे कोशिश करती रहती है और आतिश ना दूर खड़ा उसको देख देख कर ऐसे स्माइल करता रहता है। मरजान बहुत कोशिश करती है कि वो गड्ढा खोद जाए बट वो नहीं खोद सकती। तभी ना उसका पैर हटता है और वो नीचे गिर जाती है। मतलब जैसे नीचे गिरने लगती है ना तो आतिश उसको ऐसे पकड़ लेता है। तो बोलते कि क्या हुआ मेरी बीवी, अभी तो तुम बोल रही थी तुम मुझे सिखाओगी। बोलते कि चलो अभी तुम बहुत सीख ले होगे, अब पकड़ो इसको और तुम चलाओ इसे। वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा। वो बोलता है कि तुम और थोड़ा सा इसको खोदो फिर मुझे समझ में आएगा। वो बोलती कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट मैन हो, तुम अभी तक सीख गए होगे। वो बोलता है कि नहीं मैंने कहा ना मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ। तो मरजान कहती है कि देखो मतलब मेरे हाथ ऑलरेडी दुखने लग गए हैं और मैं अभी नहीं मूव कर सकता, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, प्लीज़ मुझसे पकड़ लो ये। तो ना आतिश मतलब वो डंडे के साथ साथ मरजान को भी अपनी तरफ खींच लेता है। और मरजान ना ऐसी शॉक हो जाती है जब वो एकदम उसको अपनी तरफ खींचता है और वो उसको बोलता है कि आगे से ना अपने हस्बैंड को ऐसे चैलेंज मत देना। वो बोलती है कि ये चीज़ तो मैं तुम्हें कभी भी प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें कभी चैलेंज नहीं दूंगी, मैं हमेशा तुम्हें चैलेंज करती रहूँगी। तो वो बोलता है कि चलो बाद में देखते हैं। फिर जैसे आतिश मरजान को ऐसे मतलब बिल्कुल उसके पास आता है ना लिप्स के पास, तो जैसे वो उसको ऐसे किस करने लगता है ना तो मरजान उसको धक्का दे देती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही वो उसके पास आता है तभी वो बोलते कि क्या कर रहे हो तुम, हाँ ये तुम क्या कर रहे हो। बोलते कि क्या हुआ। वो बोलते कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो कितना गंदा लगता है, कि तुम्हें अच्छा लग रहेगा कि अगर हमें कोई देख लेगा तो आतिश कहता है कि कोई नहीं देखेगा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो बोलती कि तुम पागल मत बनो, अगर अंकल ने देख लिया तो भाई कोई तो है जो तुम्हें देख रहा है, वो उनको मत नज़ारे दो तुम्हारे अपने। फिर उसके बाद ना वो दोनों गड्ढा खोदने लग जाते हैं और मरजान बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर बोलते कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, ऐसे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आतिश स्माइल करता रहता है और वो गड्ढा खोदता रहता है। फिर उसके बाद वो फाइनली गड्ढा खोद देता है। फिर उसके बाद मरजान और आतिश वो पेड़ का पौधा उठाते हैं और वो वहाँ पर लगा देते हैं। और वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तभी ना मरजान आतिश को देखने लगती है और बोलती है कि फाइनली ये पौधा लग गया, अभी हमारा प्यार का सिंबल है, अब जब हम इसको देखेंगे तो हमेशा हम एक दूसरे को याद करेंगे। तो आतिश भी उसे कहता है कि हाँ हमेशा हम एक दूसरे को याद करेंगे, सिर्फ मैं और तुम। और वहीं पर दूर खड़ा वो आदमी मरजान और आतिश को दूर से देख रहा होता है। और यहाँ पर आतिश और मरजान रोमांस कर रहे हैं भाई, उनको उसको फ्री का ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है, वो भी लाइव। फिर उसके बाद ना आतिश उसे बोलता है कि ये इसके फ्रूट्स ना हमारे बच्चे भी अब खाएंगे आगे चलकर। तो बोलते हैं कि हाँ हमारे बच्चे भी, और हम ना बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, पाम लगाएंगे, अनार लगाएंगे, चेरी लगाएंगे, पीच लगाएंगे। तो जैसे वो पीच कहती है ना तो आतिश अजीब सा रिएक्ट करता है और मरजान बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाती है कि इसको क्या हो गया।